वेलकम टू इंटेलेक्टस केमिस्ट्री। मैं पुनीत दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम सब सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और सरफेस केमिस्ट्री में भी वेरी इंपॉर्टेंट कोलाइडल सॉल्यूशंस, उसका प्रिपरेशन, उसके बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया है। आज हम कोलाइडल सॉल्यूशंस का पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हम उसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए आज हम चलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस के प्रॉपर्टीज़ पे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका पहला इंपॉर्टेंट फीचर है हेट्रोजेनिसिटी, और यू कैन से दैट हेट्रोजीनियस कोलाइडल पार्टिकल्स इन अ सॉल्यूशन differ in size and are not homogeneously distributed throughout the solution। कोलाइडल सॉल्यूशंस में पार्टिकल्स जो होते हैं वो कोलाइडल साइज़ के होंगे और साइज़ भी डिफरेंट होता है, तो वो होमोजीनियसली मेंटेन नहीं हो पाते हैं। लाइक NaCl को अगर हम पानी में डिज़ोल्व किया जाए तो वो एक ट्रांसपेरेंट क्लियर सॉल्यूशन बनाता है, तो वो ऐसा होमोजीनियस सॉल्यूशन प्रिपेयर नहीं करते हैं। उनमें क्या होता है, जो कोलाइडल साइज़ के पार्टिकल होते हैं, उससे छोटे सा पार्टिकल है, उससे बड़े पार्टिकल, तो वो भी वाटर में सस्पेंडेड होते हैं, घूमते रहते हैं, तो वो एक तरह का हेट्रोजीनियस सिस्टम फॉर्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी का मतलब क्या है, उसको देख पाना पॉसिबल है नहीं है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को लेके हम उसका प्रॉपर्टी एक देते हैं, विजिबिलिटी। सो कोलाइडल पार्टिकल कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई और विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो कोलाइडल पार्टिकल बड़ा होता है लेकिन इतना बड़ा नहीं होता है कि उसको हम नेकेड आई से देख सकें। इवन वो 10⁻⁷ के रेंज में होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, उसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं और उसको माइक्रोस्कोप की सहायता से भी नहीं देख सकते। सो कोलाइडल पार्टिकल्स हाउएवर स्कैटर्ड लाइट एंड बिकम विजिबल एज अ ब्राइट स्पॉट इन अ डार्क बैकग्राउंड व्हेन सीन थ्रू अ अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। इसको देखने के लिए हमको थोड़ी सी स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए होता है, जिसको हम बोलते हैं अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। और यहाँ पे जब हम लाइट को उस कोलाइडल सॉल्यूशन के ऊपर डालते हैं तो क्या होता है कि उसके जो पार्टिकल होते हैं वो लाइट को स्कैटर करता है। ठीक है, और जब वो स्कैटर करता है तो वो उस पर्टिकुलर जिस पार्टिकल को वो लाइट हिट करता है वो एज ए ब्राइट स्पॉट दिखने लगता है। ठीक, और वो स्पॉट हम डार्क बैकग्राउंड के ऊपर देख सकते हैं, तो किसकी सहायता से, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से। सो इन 1903 सिग्मोंडी डिवाइज्ड अ माइक्रोस्कोप विच इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द सॉल पार्टिकल। तो 1903 में सिग्मोंडी नाम के एक साइंटिस्ट ने एक माइक्रोस्कोप बनाया था, जिसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर प्रिंसिपल करके बनाया था उन्होंने, जो कि वो लाइट स्कैटर होगा किसके द्वारा, सॉल पार्टिकल्स का। जो भी उस कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल हैं वो उसको स्कैटर करेंगे और फिर उसको हम वहाँ से ऑब्जर्व कर सकेंगे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अ स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट इज फोकस्ड बाय अ सीरीज ऑफ लेंसेज इन अ वेसल कंटेनिंग द सॉल। The colloidal solution is observed at right angle to the beam of light। तो यहाँ पे आप फिगर देख रहे होंगे, एक टॉर्च से हमने एक फोकस्ड लाइट को वहाँ पे उस कोलाइडल सॉल्व के ऊपर फोकस किया हुआ है। तो यहाँ पे 3 सिलेंडर आपको दिख रहा होगा, एक में ट्रू सॉल्यूशन है, एक में कोलाइडल सॉल्यूशन है और एक में सस्पेंशन है। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशंस जो होते हैं उसमें क्या होता है कि होमोजीनिसिटी मेंटेन होता है, तो वहाँ पे कोई भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगी। जबकि कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है कि हेट्रोजेनिसिटी होता है, और जैसे ही ये लाइट उस हेट्रोजीनियस सिस्टम में उस पर्टिकुलर कोलाइडल पार्टिकल से टकराते हैं, उसको हिट करते हैं, तो वहाँ पे होता है लाइट का स्कैटरिंग, और उसी लाइट के स्कैटरिंग की वजह से हमको उस सॉल्यूशन में बीम ऑफ लाइट ऑब्जर्व करने को मिलता है। ठीक, और वहीं सस्पेंशन में देखा जाए तो सस्पेंशन तो भाई नेकेड आई से भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने लाइट को डाला और फोकस किया कोलाइडल सॉल्यूशन को हम राइट एंगल से, मतलब अगर हम इस प्लेन में अपने सिस्टम को फिट किए हुए हैं, यहाँ पे टॉर्च हो गया, यहाँ पे हमारे सॉल्यूशन का सिलेंडर हो गया, तो हम क्या ऑब्जर्व कहाँ से करेंगे, इसके 90 डिग्री से। मगर जस्ट सपोज दिस इज़ इन प्लेन, तो हम जिस साइड से पढ़ा रहे हैं
या आप जिस साइड से पढ़ रहे हैं उसी साइड से हमको देखना है, ठीक। तो वो होता है राइट एंगल पे, मतलब कि अगर ये प्लेन में है तो हम एबव द प्लेन या बिलो द प्लेन से हम इस सोल्यूशन में उस बीम ऑफ लाइट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक। सो नेक्स्ट हमारा होता है फिल्टरेबिलिटी, कि पार्टिकल साइज़ कैसा है, उसको हम फिल्टर कर सकते हैं नहीं कर सकते, इस पे बेस्ड है ये प्रॉपर्टी। सो कोलाइडल पार्टिकल पास थ्रू एन ऑर्डिनरी फिल्टर बट डू नॉट पास थ्रू द पार्चमेंट पेपर और अदर फाइन मेम्ब्रेन्स। कोलाइडल पार्टिकल जो होता है ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से पास हो जाता है, लेकिन क्यों, इसका आंसर प्रीवियस वीडियो में हमने दे दिया है। तो क्या होता है इसका आंसर, कि ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर में हमारा जो पोर साइज़ होता है वो थोड़ा बड़े होते हैं, दैट इज़ टू लार्ज पोर साइज़ होता है, तो वहाँ से कोलाइडल पार्टिकल्स आसानी से पास हो जाते हैं। जबकि हम पार्चमेंट पेपर या अदर फाइन मेम्ब्रेन्स बनाते हैं या जो यूज़ करते हैं, वहाँ पे क्या होता है, उसकी साइज़ जो होती है कोलाइडल पार्टिकल से छोटी होती है, तो उसको वो क्रॉस नहीं कर पाता है, ठीक है। इसी में हम एक बार अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो हम पिछली बार पढ़ाए थे, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में भी क्या था, हम स्पेशल फिल्टर पेपर बनाते हैं और उस फिल्टर पेपर को हमारा कोलाइडल पार्टिकल पेनिट्रेट नहीं कर सकता है, ठीक। तो ये हमारी होती है फिल्टरेबिलिटी, उसको कहाँ से हम छान सकते हैं, कहाँ से नहीं छान सकते, कहाँ से फिल्टर कर सकते हैं नहीं कर सकते। आई बात समझ में। नेक्स्ट हमारा जो प्रॉपर्टी है वो है सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। ये याद रखना है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, उसका सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी क्या होता है। फॉर द लायोफोबिक सॉल्ट्स, जो कि वाटर रिपेलेंट होता है या वाटर हीटिंग होता है, सरफेस टेंशन एंड द विस्कोसिटी आर नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द मीडियम। तो लायोफोबिक सॉल्ट में जो प्योर मीडियम होता है उसकी जो विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन होता है उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता, दैट इज़ नियर अबाउट सेम होता है, एज देयर इज़ वेरी स्लाइट इंटरेक्शन बिटवीन द सस्पेंडेड पार्टिकल एंड द मीडियम। क्योंकि वहाँ पे मीडियम और जो हमारा पार्टिकल है उनके बीच में इंटरेक्शन बहुत ही कम होता है, बहुत माइन्यूट स्लाइट इंटरेक्शन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी की बात करते हैं तो प्योर मीडियम में जैसा विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन है वैसा ही सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी हमारे लायोफोबिक सॉल्ट्स के सॉल्यूशन में होता है। आई बात समझ में। जबकि दूसरी तरफ लायोफिलिक सॉल्ट्स, ऐसे सॉल्ट्स जो वाटर लविंग होते हैं, shows a high degree of solvation of the particles and therefore the properties of the medium are modified। जबकि लायोफिलिक सॉल्ट्स में ये मीडियम के साथ इंटरेक्ट करते हैं, या तो वहाँ सॉल्वेशन होगा, सॉल्वेशन में डिहाइड्रेशन होगा, एल्कोलेशन होता है, तो ये क्या होता है कि या तो उसके पार्टिकल वाटर मॉलिक्यूल से सराउंड हो जाते हैं या फिर अल्कोहल मॉलिक्यूल से सराउंड होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, उस पर्टिकुलर कोलाइडल पार्टिकल और मीडियम के बीच में इंटरेक्शन होता है, अच्छा खासा इंटरेक्शन होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे उस सॉल्यूशन का मीडियम में जो प्रॉपर्टीज़ है उसका, तो वहाँ पे थोड़ा सा मीडियम की प्रॉपर्टी मॉडिफाइड हो जाती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, विस्कोसिटी इज़ मच हायर देन दैट ऑफ सॉल। क्या होता है, विस्कोसिटी इज़ मच हायर फॉर द सॉल दैन द मीडियम। तो वहाँ पे जो सॉल्यूशन बना है उसकी विस्कोसिटी प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में विस्कोसिटी हाई हो जाता है, बहुत हाई हो जाता है, ठीक है। जबकि द सरफेस टेंशन ऑफ द सॉल मीन सॉल्यूशन इज़ लोअर देन दैट ऑफ प्योर मीडियम, जबकि उसकी सरफेस टेंशन वहाँ पे घट जाती है, किसके कंपैरिजन में, प्योर मीडियम के कंपैरिजन में। आई बात समझ में। ये पॉइंट याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एज इट इज़ सेंटेंस पूछ देते हैं, दिस इज़ ट्रू और नॉट, और फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो अगर आपको ये पता है तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आप टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी होता है हमारा कलर। कलर कैसा होगा, द कलर ऑफ द हाइड्रोफोबिक सॉल इज़ डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट स्कैटर्ड बाय अ डिस्पर्स्ड पार्टिकल। हाइड्रोफोबिक सॉल में जो कलर ऑफ द सॉल्यूशन होता है या कलर ऑफ द सॉल होगा वो उस पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट का होगा जो कि उस डिस्पर्स्ड पार्टिकल, जो पार्टिकल उस मीडियम में डाला गया है जिसका सॉल हमने प्रिपेयर किया है, वो किस वेवलेंथ की लाइट को स्कैटर कर रहा है। सो द वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड लाइट अगेन डिपेंड्स ऑन द साइज एंड द नेचर ऑफ द पार्टिकल। और फिर से कौन सी वेवलेंथ की लाइट को वो स्कैटर करेगा ये डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर पार्टिकल के साइज़ पे और उसके नेचर पे, ठीक है।
चलिए, फॉर एग्जाम्पल द कलर ऑफ द सिल्वर सॉल चेंजेस विद द पार्टिकल सस्पेंडेड डायमीटर इन द सॉल्यूशन। डायमीटर छोटा हुआ तो अलग स्कैटरिंग लाइट होगा, बड़ा हुआ तो अलग स्कैटरिंग लाइट होगी। तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे जैसे उस सस्पेंडेड पार्टिकल का डायमीटर बढ़ेगा या घटेगा, उस तरह से वेवलेंथ भी घटता बढ़ता रहता है। तो जैसा वेवलेंथ होगा उसके अकॉर्डिंग हमारी लाइट का कलर होगा, और लाइट का कलर जो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, उस सॉल्यूशन का कलर हो जाएगा, उस सॉल का कलर हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए, नेक्स्ट हमारा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को आप सॉल्यूशन चैप्टर में बहुत ही अच्छे से पढ़े हैं। तो क्या होता है, सो ये ऐसे प्रॉपर्टी होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स का सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट होते हैं। सो द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। आई बात समझ में। सो इन केस ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन, colloidal particles are the aggregates of the ions or the molecules, and when compared to a true solution or normal solution, the total number of particles of the solute in the colloidal solution are very less, and hence these solutions exhibit the colligative property to the lesser extent। क्या रिजल्ट निकलता है यहाँ पे? कहने का मतलब ये है कि ट्रू सॉल्यूशंस में क्या होता है कि सॉल्यूट पार्टिकल और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन होता है, वो एक दूसरे में डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो वहाँ पे ना तो एग्रीगेशन होता है और ना ही वहाँ पे ब्रेकेज होता है, ठीक है, डिसोसिएशन होता है, ना ही एग्रीगेशन होता है। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन जब हम बनाते हैं तो कोलाइडल सॉल्यूशन में जो कोलाइडल पार्टिकल होता है वो कैसे बनता है, ड्यू टू द एग्रीगेट्स ऑफ द आयन, मतलब आयंस का एग्रीगेशन होगा या फिर मॉलिक्यूल का एग्रीगेशन होता है। और जैसे ही वो एग्रीगेशन होता है तो वहाँ पे क्या होता है, ये सॉल्यूट की प्रॉपर्टी सॉल्यूट से मैटर करता है, और सॉल्यूशन का उससे ज़्यादा बहुत उसमें इंटरेक्शन नहीं होता है, किस में, कोलाइडल पार्टिकल में और सॉल्वेंट के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब नंबर ऑफ सॉल्यूट जब उसमें डिज़ोल्व ही नहीं होता है और बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होता भी नहीं है, तो वहाँ पे अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशन में बात करेंगे सॉल्यूट पार्टिकल का पूरे सॉल्यूशन में, तो बहुत ही कम अमाउंट में होता है, बहुत कम अमाउंट में जो होता है जो कि डिज़ोल्व होता है, जिसमें सॉल्यूट मतलब कोलाइडल पार्टिकल और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन हुआ हो। आई बात समझ में। तो वहाँ पे क्या होता है कि सॉल्यूट पार्टिकल तो कम हो गए, इसीलिए हमारे क्या होता है सॉल्यूशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बहुत ही लेसर एक्सटेंट में ही प्रेजेंट होता है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो भी होते हैं वो बहुत ही कम देखने को मिलता है इस कोलाइडल पार्टिकल का कोलाइडल सॉल्यूशन में। अब कोलाइडल सॉल्यूशन में बात करते हैं तो अगर हम लायोफोबिक और लायोफिलिक का कंपैरिजन किया जाए तो लायोफोबिक में हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, बहुत ही कम होगा, किसमें, लायोफोबिक में। और जब वहीं हम लायोफिलिक की बात करते हैं तो वहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल और सॉल्वेंट के बीच में एग्रीगेशन होता है, सॉरी इंटरेक्शन होता है, लेकिन वहाँ भी देखने को कम मिल सकता है क्योंकि जब वहाँ पे पार्टिकल का और कोलाइडल पार्टिकल का, कोलाइडल मॉलिक्यूल्स का या कोलाइडल आयंस का एग्रीगेशन होगा। कंडीशन वही है, एग्रीगेशन नहीं होना चाहिए, तब जाके हमको वहाँ पे कोलाइडल पार्टिकल का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखने को मिल सकता है वहाँ पे। आई बात समझ में। चलिए, नेक्स्ट हमारा है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द टिंडल इफेक्ट। बहुत ही इम्पॉर्टेंट इफेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला एग्जाम में है। इसके बाद एक और टर्म आएगा वो भी बहुत पूछा जाता है, ठीक है। सो सॉल्स एग्जिबिट द टिंडल इफेक्ट, और इस टिंडल इफेक्ट को ही हम ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ के इनसाइड में पढ़ते हैं। सो व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास्ड through a sol and viewed at right angles, the path of the light shown up as a hazy beam of cone illuminated path of light। क्या बोल रहे हैं, जब एक फोकस्ड लाइट को हम पास करते हैं किसमें, कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर से या फिर थ्रू सॉल, और उसको हम 90 डिग्री पे खड़े होकर देखते हैं तो हमको क्या दिखता है, एक हेजी बीम का कोन दिखता है उस पर्टिकुलर सॉल के अंदर या फिर उस कोलाइडल सॉल्यूशंस के अंदर, जो कि एक इल्यूमिनेटेड पाथ ऑफ लाइट होता है। लाइट का एक चमकदार पाथ होता है जो कि उस सॉल्यूशन में पर्टिकुलर पाथ में ही दिखता है। सो दिस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय द फैराडे एंड लेटर बाय टिंडल एंड इट्स नोन एज द टिंडल इफेक्ट। सबसे पहले फैराडे ने देखा था, जो कि उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, फिर ये टिंडल ने देखा था और इसीलिए इसका नाम टिंडल इफेक्ट नाम से फेमस हो गया है, ठीक है। द सेम फेनोमेना इज ऑब्जर्व्ड
व्हेन अ बीम ऑफ सनलाइट इंटर्स अ डार्क रूम थ्रू अ स्मॉल स्लिट। कभी आप डार्क रूम में देखें, आज सुबह सुबह होती है, आप सो के उठिए और लाइट आपके ऊपर ना पड़ रही है, एक छोटे से पोर्शन से अंदर आ रहा हो, तो आप देख रहे होंगे कि उस लाइट बीम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल रैंडम मूव करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारे रूम के अंदर जो डस्ट पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं और वो डस्ट पार्टिकल इधर उधर घूमते हैं, तो जैसे ही उनके ऊपर वो सनलाइट पड़ता है वहाँ पे स्कैटरिंग होती है। ठीक है, तो वही भी बोल रहे हैं कि टिंडल इफेक्ट वहाँ भी देखने को मिलता है जब एक स्लिट से, मतलब एक छोटे पोर्शन से लाइट इंटर करता है डार्क रूम में। ठीक, वो भी एक तरह क्या होता है, टिंडल इफेक्ट होता है। व्हेन लाइट इज फोकस्ड ऑन अ सॉल एंड ऑब्जर्व्ड परपेंडिकुलर टू अ बीम ऑफ लाइट रेज, अ कोन इज सीन विच इज कॉल्ड एज द टिंडल कोन। तो एक बीकर ले लेते हैं, उसमें हमने कोलाइडल सॉल्यूशन को भर दिया और हम उससे सटा के एक फोकस्ड टॉर्च को रख देते हैं और हम राइट एंगल पे खड़े होकर देखते हैं उसको, तो क्या दिखता है कि एक कोने से कोन जैसा स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा बीकर है, यहाँ पे हम लाइट को डाल रहे हैं, तो यहाँ से हमको इस तरह से कोन जैसा स्ट्रक्चर दिखता है और ये कोन हमारा क्या होता है, इसी को हम बोलते हैं टिंडल कोन। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा सॉल्यूशन है पूरा, तो फिगर आगे आएगा, हाँ आ गया। तो ये तो नॉर्मल व्यू हो गया। ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशंस के बीच में हम क्या कंपैरिजन कर सकते हैं। ट्रू सॉल्यूशंस में से वो में बीम नहीं दिखेगी, जबकि कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, हमको वो बीम दिखने वाली है। ठीक, अब हम टिंडल कोन की बात कर रहे हैं, तो हम एक टॉर्च लेते हैं जहाँ से हम एक ब्लैक पेपर आगे लगाएंगे, तो बहुत मतलब कि फोकस छोटा सा बीम निकलना चाहिए, बहुत बड़ा लाइन में नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम इसको टच बीकर में सटा कर रख देते हैं एकदम पास पास में, तो टॉर्च को ऑन करेंगे तो यहाँ से हमको एक कोन दिख रहा है जिसको बोलते हैं टिंडल कोन। और यही क्या होता है हमारा टिंडल इफेक्ट यहाँ पे शो कर रहा है ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वो पार्टिकल उस पर्टिकुलर लाइट को स्कैटर कर रहे हैं। ठीक, तो ये होता है हमारा टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट हमारा आता है काइनेटिक प्रॉपर्टी, जिसको हम नेम देते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दूसरा सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कोलाइडल सॉल्यूशन से कि क्या होता है ब्राउनियन मूवमेंट। व्हेन अ सॉल इज एग्जामिन्ड with an ultramicroscope, the suspended particles are seen as the shining specks of light। क्या होता है, हम जब अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के अंदर किसी सॉल को एग्जामिन करते हैं तो वहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप होता है जहाँ पे हम लाइट भी डालते हैं और वहाँ पे जो सॉल्यूशन के अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं वो एक धब्बे जैसा, मतलब स्पॉट जो हम दिखते हैं कि वो पार्टिकल है, उससे लाइट टकराई, वो लाइट एब्जॉर्ब कर दिया या स्कैटर किया, तो क्या होता है वो एक स्पॉट जैसा, यहाँ पे बोल रहे हैं शाइनिंग स्पेक, मतलब चमकदार धब्बे जैसा दिखता है या चमकदार निशान जैसा दिखता है। तो शाइनिंग स्पेक्स ऑफ लाइट बाई फॉलोइंग द इंडिविजुअल पार्टिकल, उनमें से किसी एक को हम इंडिविजुअली ऑब्जर्व करते हैं और उसको फॉलो करते हैं। सो इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट द पार्टिकल इज इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस मोशन ऑफ जिगजैग पाथ। तो वहाँ पे हम क्या देखने को मिलता है कि हम उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो एक कंटिन्यूअस मूवमेंट में रहता है, दैट इज़ नॉट इन ए स्ट्रेट लाइन, वो हमेशा जिगजैग मूवमेंट करता है, जिगजैग पाथ होता है उसका। और ये किस वजह से होता है, दैट इज़ नोन एज द ब्राउनियन मोशन। सो द continuous rapid zigzag motion of a colloidal particle in the dispersion medium is called the Brownian movement or the motion। ठीक है, चूंकि इसको सबसे पहले ब्रिटिश बॉटनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था, रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था, तो इसलिए उसको दे दिया गया है ब्राउन के नाम पे ही ब्राउनियन मूवमेंट और ब्राउनियन मोशन। तो इन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि पार्टिकल के अंदर हो सकता है, लेकिन इसके पीछे की एक कहानी जो सुनने को मिलता है हमेशा कि मिस्टर ब्राउन जो थे वो स्मोकिंग करते थे और उन्होंने ऐसे ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो सफल नहीं हो पा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि एक जार पड़ा था उनके पास, उन्होंने सिगरेट लिया, उसको स्मोक को उस जार के अंदर ब्लो करके उसको कैप आउट कर दिया, मतलब बंद कर दिया। ठीक है, कैप इन कर दिया। उसके बाद वो क्या देखते हैं कि धुएं का पार्टिकल अब बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो वो अंदर ही अंदर बस मूवमेंट करते रहता है। ठीक, तो वो जिगजैग पाथ इनको जो उस जार के अंदर दिख रहा था, उससे इनके अंदर दिमाग में आया कि ये एक पार्टिकल है और ये हवा के अंदर एरोसॉल बना रहा है, मतलब कि सॉलिड पार्टिकल है जो कि सस्पेंडेड है उस एयर में, तो वो एक तरह का एरोसॉल हुआ, सॉलिड एरोसॉल। तो ये बना रहा है और ये
इसके ऊपर सनलाइट भी पड़ रही है, मतलब कि ओवरऑल लाइट जो रूम में है वो पड़ रहा है और ये एक मूवमेंट कर रहा है, मतलब लाइट स्कैटरिंग कर रहा है, स्पॉट दिख रहा है, तो ये अदर पार्टिकल्स में क्यों नहीं हो सकता, या होता है तो कैसे दिखना चाहिए। तो इन्होंने अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में उसको ऑब्जर्व किया, तो उनको भी वहाँ पर भी उन्होंने ये सेम पाथ देखा कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल पार्टिकल जो होते हैं वो एक रैंडम मोशन में होते हैं, जो एक जिगजैग पाथ को फॉलो करते हैं। तभी से उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया, इसको डिस्क्राइब कर दिया, तो इन्हीं के नाम पे दे दिया गया ब्राउनियन मूवमेंट और ब्राउनियन मोशन। आई बात समझ में। सो द ब्राउनियन मूवमेंट हैज़ बीन एक्सप्लेन टू ड्यू टू द अनबैलेंस्ड बम्बार्डमेंट ऑफ द पार्टिकल्स बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्सन मीडियम। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगता है वहाँ पे डिस्पर्सन मीडियम की वजह से उस मॉलिक्यूल के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए वजह से क्या होता है, वहाँ पे ब्राउनियन मोशन होता है ऑफ द पार्टिकल बाय द मॉलिक्यूल ऑफ डिस्पर्सन मीडियम। उस पार्टिकल के ऊपर डिस्पर्सन मीडियम एक अनबैलेंस्ड बम्बार्डमेंट करता रहता है, अनबैलेंस्ड फोर्स क्रिएट करता है उसके ऊपर, इसलिए वो जिगजैग मोशन करते रहता है। आई बात समझ में। तो ये दोनों पॉइंट बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। और जो भी डाउट्स होते हैं आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, या फिर इंटेलेक्चुअल स्टडी टेलीग्राम ग्रुप पे, टेलीग्राम पे ज्वाइन करके आप वहाँ पे भी अपने क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर सकते हैं और आपको आंसर वहाँ पे मिल जाएगा। सो नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी होता है चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल। कोलाइडल पार्टिकल पे चार्ज क्या होता है। सो कोलाइडल पार्टिकल ऑलवेज कैरी एन इलेक्ट्रिक चार्ज। द म्यूचुअल फोर्सेज ऑफ रिपल्शन बिटवीन द सिमिलरली चार्ज्ड पार्टिकल प्रिवेंट देम फ्रॉम द एग्रीगेटिंग एंड सेटलिंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। एक पर्टिकुलर कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, या तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा या तो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा। और ये देखा गया है कि वहाँ पे जब सिमिलर चार्ज होते हैं किसी एक सॉल्यूशन में सभी पार्टिकल्स के ऊपर, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन में रहते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन म्यूचुअल फोर्स लगता है उनके ऊपर, तो वो एक दूसरे से एग्रीगेट नहीं होते कभी, और एग्रीगेट नहीं होते तो वो अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करते हैं। और दूसरा प्रॉफिट इसका ये होता है कि ना तो ये एग्रीगेट कर पाते हैं, तो धीरे धीरे उनके ऊपर जो ग्रेविटी का एक्शन होता है वो लो हो जाता है, और वो सेटल डाउन नहीं करते हैं अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के प्रेजेंस में वो सेटल डाउन भी नहीं होंगे। आई बात समझ में। चलिए, दिस गिव्स द स्टेबिलिटी टू द सॉल। ये सॉल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। एंड द चार्ज इज ड्यू टू द प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव कॉमन आयन प्रेजेंट इन द एक्सिस। क्या बोल रहे हैं वहाँ पे, तो एक वहाँ पे जब चार्ज उस पार्टिकुलर मॉलिक्यूल के ऊपर है तो वो एक चार्ज का एडजॉर्प्शन भी करते हैं। कैसा चार्ज, अपने अल्टरनेट पे, अगर पॉजिटिव है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज का इंटरेक्शन होगा, नेगेटिव है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज का इंटरेक्शन होता है, और वो पॉजिटिव और नेगेटिव कॉमन एंड प्रेजेंट होते हैं जो एक्सिस में, वो आ जाते हैं वहाँ पे। ठीक, फॉर एग्जांपल हमने फेरिक हाइड्रोक्साइड का वहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है, जहाँ पे आयरन मॉलिक्यूल उस मॉलिक्यूल के चारों तरफ सराउंडेड किए हुए हैं, और वहाँ पे नेगेटिवली क्लोराइड आयन क्या होते हैं, उस डिस्पर्सन मीडियम में से उसके ऊपर एग्रीगेट होना शुरू कर देते हैं, एडजॉर्प्शन होने लगता है। तो ये हमारा चार्ज की वजह से हमारा जो यहाँ पे क्वालिटी आ रही है वो क्या है। अब हम देखते हैं एडजॉर्प्शन ऑफ चार्ज कैसे होता है। सो AgI का सॉल्यूशन जो हम बनाते हैं पोटेशियम आयोडाइड में, तो वहाँ पे क्या होता है, AgI के ऊपर आयोडाइड आयन का जो एग्रीगेशन होता है, तो वहाँ पे हम बोल देते हैं नेगेटिव सॉल्व, क्योंकि वहाँ पर नेगेटिव आयन एग्रीगेट हो रहा है। AgI का सॉल्यूशन जब बनाते हैं सिल्वर नाइट्रेट में, तो वहाँ पे सिल्वर आयन एग्रीगेट होता है, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव सॉल्व। ठीक, फेरिक क्लोराइड में जो का सॉल्यूशन बनाते हैं जब वाटर में, तो वहाँ पे फेरिक हाइड्रोक्साइड बनता है, और उस हाइड्रोक्साइड के ऊपर फेरिक आयन जो होता है वो एग्रीगेट होता है, और उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव सॉल्व। ठीक, सेम है जो उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड में करते हैं, तो वहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन एग्रीगेट होता है, और उसको हम क्या बोल देते हैं, नेगेटिव सॉल्व। तो हम कैसे डिसाइड करते हैं कि ये पॉजिटिव सॉल्व है नेगेटिव सॉल्व है, तो जो उसका एग्रीगेशन होता है उसी को हम बोलते हैं वो हमारा उसी तरह का सॉल्व है। नेगेटिव आयन एग्रीगेट हुआ नेगेटिव सॉल्व, पॉजिटिव आयन एग्रीगेट हुआ पॉजिटिव सॉल्व। तो इस तरह से हम वहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा है उसी में इलेक्ट्रिकल डबल लेयर क्या होता है। पहला लेयर तो देख लिया हमने, एग्रीगेशन हो गया। अब दूसरा जो लेयर बनता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। वो क्या होता है, द सरफेस ऑफ कोलाइडल पार्टिकल एक्वायर्स अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बाय सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन ऑफ ए लेयर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। कोलाइडल चार्ज के ऊपर, कोलाइडल आयन के ऊपर हमारा चार्ज है,
उसके ऊपर एक सिलेक्टिव एडजॉर्प्शन होता है, एक पर्टिकुलर उसके अपोजिट चार्ज का जो उसको इंटरेक्ट करता है, पॉजिटिव है तो उसके ऊपर नेगेटिव, नेगेटिव है तो उसके ऊपर पॉजिटिव आयन का। ठीक है, ये होता है हमारा क्या, सिलेक्टिव एडजॉर्प्शन ऑफ लेयर। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस लेयर अट्रैक्ट्स द काउंटर आयन फ्रॉम द मीडियम विच फॉर्म अ सेकेंड लेयर ऑफ द पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अब ये जो हमारा पॉजिटिव चार्ज पहला लेयर बना है उस पर्टिकुलर कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर, वो अट्रैक्ट करता है काउंटर आयन को। ठीक है, वो काउंटर आयन को अट्रैक्ट करता है, तो ये हमारी हो गई सेकेंड लेयर। ठीक, वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव उसके अपोजिट में होगा। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेयर ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस अराउंड द सॉल्व पार्टिकल वॉज कॉल्ड हेल्महोल्ट्ज़ डबल लेयर। हेल्महोल्ट्ज़ वॉज अ साइंटिस्ट फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इट। सो इन्हीं के नाम पे दे दिया गया है हेल्महोल्ट्ज़ डबल लेयर, क्योंकि वहाँ पे एक पार्टिकल के ऊपर दो लेयर बन रहे हैं, दोनों एक दूसरे के काउंटर आयन होंगे। ठीक, चलिए, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न व्यू द फर्स्ट लेयर ऑफ आयन इज फर्मली हेल्ड एंड इज टर्म्ड एज द फिक्स्ड लेयर। फर्मली हेल्ड होता है, वह स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है, उसको बोल देते हैं हम लोग फिक्स्ड लेयर। वाइल द सेकेंड लेयर इज मोबाइल विच इज टर्म्ड एज द डिफ्यूज्ड लेयर। दूसरा लेयर जो बनता है वो मोबाइल होता है और इसीलिए उसको नेम दिया जाता है डिफ्यूज्ड लेयर। द कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉम्पैक्ट एंड डिफ्यूज्ड लेयर इज रेफर्ड एज द स्टर्न डबल लेयर। हम वहाँ से कोलाइडल पार्टिकल को निकाल देते हैं तो जो बचे हमारे दोनों लेयर बन रहे हैं, पहला लेयर और दूसरा लेयर, मीन्स कॉम्पैक्ट और डिफ्यूज्ड और फिर फिक्स्ड और डिफ्यूज्ड, तो इनको हम बोलते हैं स्टर्न डबल लेयर। स्टर्न ने इसको दिखाया था, बताया था, तो इसलिए उन्हीं के नाम पे स्टर्न डबल लेयर। The diffused layer is only loosely attached to the particle surface and move in the opposite direction under the applied electric field. अब क्या बोल रहे हैं, डिफ्यूज्ड लेयर क्या होता है, बहुत ही लूजली अटैच्ड होता है टू द पार्टिकल सरफेस पे, जो कि पार्टिकल के डायरेक्शन में, और उसका जो फर्स्ट लेयर है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है जब हम वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं। नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फिक्स्ड लेयर एंड डिफ्यूज्ड लेयर, मतलब इसके बीच में और इसके बीच में हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, चूँकि वो अपोजिट चार्ज के होते हैं इसीलिए उनके बीच में एक पोटेंशियल जनरेट होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या फिर जीटा पोटेंशियल, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फिज़िकल केमिस्ट्री में। और ये आगे चल के बीएससी में तो नहीं, बहुत कम पढ़ाया जाता है, लेकिन एमएससी में जाके इसका बहुत बड़ा डेरिवेशन होता है और वहाँ पे इसको अच्छे से पढ़ाया जाता है। तो आपके लेवल पे इतना ही है, तो मोटी मोटा जान लीजिए क्या होता है, इट्स अ वेरी ब्रॉड थिंग। तो इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल जनरेट होता है और उस पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, जीटा पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। मैं इस पर भी एक इलॉबरेट वीडियो बनाऊँगा अलॉन्ग विद दैट डेरिवेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है अ लिस्ट ऑफ कॉमन सॉल्व्स विद द टाइप ऑफ चार्ज ऑन देयर पार्टिकल। पार्टिकल के चार्ज के अकॉर्डिंग वहाँ पे हम जो सॉल्व्स बनाए हुए हैं उसका जो टाइप है वो हम लिस्ट एक दे रहे हैं, कॉमन लिस्ट है वहाँ पे। तो पॉजिटिव चार्ज का जो सॉल्व हो गया और नेगेटिवली चार्ज का जो सॉल्व हो गया, उनके बीच में जो क्या डिफरेंसेस हैं वो सारे आप देख लीजिए। सो पॉजिटिव जो चार्ज बनते हैं वो मेटेलिक हाइड्रोक्साइड्स होते हैं। मेटेलिक हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड फेरिक हाइड्रोक्साइड। जबकि वहीं निगेटिव चार्ज जो होते हैं वो क्या होते हैं, मेटेलिक सल्फाइड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एस्टेटिन सल्फाइड, Sb2S3, एंटीमनी सल्फाइड एंड कैडमियम सल्फाइड। ठीक, और पॉजिटिवली चार्ज जो होते हैं बेसिक डाई होते हैं, बेसिक डाई स्टफ होते हैं, फॉर एग्जांपल मिथाइलिन ब्लू। जबकि नेगेटिव चार्ज जो होते हैं वो एसिड डाई स्टफ होते हैं, फॉर एग्जांपल कॉन्गो रेड सॉल्ट। और इसमें मेटल जो इन्वॉल्व होता है वो होता है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनम एट्सेट्रा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज में प्रोटीन होते हैं एसिडिक मीडियम में, और निगेटिव चार्ज में जो हमारे प्रोटीन होते हैं वो होते हैं बेसिक मीडियम में, फॉर एग्जांपल सॉल्ट्स ऑफ द स्टार्च, गम, जिलेटिन, क्ले एंड चारकोल। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने उसकी प्रॉपर्टी की आधी प्रॉपर्टी पढ़ी है, आधी प्रॉपर्टी नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़िए उसको। जो भी क्वेश्चंस होते हैं आपके, जो भी डाउट्स होते हैं आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं या फिर टेलीग्राम में
इंटेलेक्टस स्टडी को टाइप करके वहाँ पे उस ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ पे अपना क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर सकते हैं। और वहाँ पे एक प्रॉफिट ये भी है कि आप हर वीडियो का PDF फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि एज अ नोट आपके पास रहेगा। ठीक है, चलिए, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो अच्छे से पढ़िए, खूब क्वेश्चंस करिए, सॉल्व करते रहिए, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छे से आपका ये प्रिपेयर हो पाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे इसके। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।